तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो एक बहुत जनरल सा टॉपिक है ये, इसके अंदर सिर्फ एक बार कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अलग से आपको पढ़ाने वाले एसटीडीज, बाकी सब जनरल टॉपिक है। तो एक बार नोट से रीड करते हैं इसको क्या कह रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज अ ग्रेजुअल वन which happens when the general body growth is going. Some amount of sexual maturation does not prepare a young person to be sexually active or get married and bear children and bring them up. तो बेसिकली उन्होंने सिंपल सी एक बात बोली है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, टॉपिक के अंदर, कि जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो कर रही है तो वो रिप्रोडक्टिवली भी ग्रो कर रही है। बट रिप्रोडक्टिवली ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि हम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाए, सेक्सुअली एक्टिव हो जाए। उस केस के अंदर वी गेट मैरिड एंड गेट न्यू इंडिविजुअल्स, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग की बॉडी उस टाइम पे रेडी नहीं होती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होने का मतलब ये नहीं है कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव भी हम लोगों को होना पड़ेगा। उस केस में सेक्सुअली एक्टिव होने का कोई इसमें नहीं है पॉइंट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स कंसर्न विद हेल्दी एंड सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। तो आपकी जो सेक्सुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए वो करेक्ट टाइमिंग पे, अच्छी टाइमिंग पे, सही टाइमिंग पे होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 2 पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं। एंड सेकेंडली इसमें जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है वो भी ठीक आए, उसको भी आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। उन सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी एंड सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस रहें हमारे पास। तो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द यंग पीपल टू मेक द करेक्ट चॉइस गिवन the various types of pressure they face from peers, family and society. So what happens is कि usually बच्चे young age में become sexually active, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, peer pressure होता है कि चलो वो कर रहा है तो हम भी करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ लाइक एक ऐसा वो बन जाता है, peer pressure बनने लग जाता है कि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो इसमें कोई चीज़ गलत, वी आर लैगिंग बिहाइंड। तो वो एक पॉइंट रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि यूजुअली फैमिली प्रेशर आ जाता है लेकिन 25, 23, 22 की एज में कि नहीं अब शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। तो ये एक पूरी इंडिविजुअल की अपनी चॉइस होती है, बट येस एक सही टाइमिंग होता है। ऐसा नहीं है कि आप 35 में मैरिज कर रहे हो, ऑल्दो इट इज़ अ पर्सनल चॉइस। बट अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन की हेल्थ वाइज बोलूँ तो 35 में शादी, 36 में वो जो लेडी है वो इजीली बियर नहीं कर पाएगी बच्चों को। ठीक है, मैंने आपको कल आपको समझाया तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरह से चेंज होने लग जाता है 30s के बाद। तो ये सब आगे हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव कब होना चाहिए ह्यूमन को। साथ ही साथ जैसे हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग की, इसके अंदर फैमिली प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रोडक्टिवली एक्टिव या सेक्सुअली एक्टिव पर्सन को नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं कि आप सेक्सुअली एक्टिव है तो आप एक फैमिली प्लानिंग कर सकती हैं। उसके अंदर क्या होता है, आपको इकोनॉमिकली भी सेफ होना चाहिए, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक रहना चाहिए। अब अगर आप खुद ही नहीं 2 टाइम की रोटी खा पा रहे हो तो आप अपने बच्चे को रोटी क्या खिलाओगे ना, सीधी बात है। ठीक है, तो आजकल तो एक्सपेंसेस ही इतने बढ़ गए हैं, कितने एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं ना। छोटी स्कूल की फीस ही ले लो आप, 10-10 हज़ार रुपये महीने की फीस जा रही है प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है ना, तो इकोनॉमिकली आपको स्टेबल होना चाहिए, मेंटली स्टेबल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन लेडीज़ को जाता है। यूजुअली लेडीज़ को आफ्टर हैविंग बेबीज़, वो जो प्रेगनेंसी पीरियड के बाद का जो पीरियड होता है आफ्टर पार्चुरेशन, लैक्टेटिंग मदर को बहुत टाइम तक डिप्रेशन हो जाता है, सुसाइडल केसेस आने लग जाते हैं उस केस के अंदर। तो मेंटली स्टेबल होना चाहिए, फैमिली पूरी सपोर्टिंग होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये सब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर बात करते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट विल हैपन इफ देयर आर लैक ऑफ गुड हेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। अगर हम हेल्दी प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे, हेल्दी प्रैक्टिसेस ना करने का मतलब क्या है, बेसिकली हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होने से क्या होता है, प्रॉब्लम्स लाइक एसटीडीज अकर। व्हाट इज एसटीडी? एसटीडी की फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस ऐसी डिसीजेस हैं जो मीटिंग या कॉपुलेशन के टाइम पे एक मेल से एक फीमेल को या एक फीमेल से एक मेल को हो जाती है, इफ दे आर नॉट यूजिंग प्रोटेक्शन। यूजली जो रेड लाइट एरियाज होते हैं उनके अंदर फीमेल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है और वहाँ से ये नंबर इंक्रीज होता है, एक से दूसरे को गया, दूसरे से तीसरे को गया। ये और कैसे फैल सकते हैं, सिमिलर सिरिंजेस यूज़ करने से भी हो सकते हैं, ये नीडल्स यूज़ करने से होते हैं, टावल्स यूज़ करने पे हो जाते हैं। आगे बात समझ। तो एसटीडीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो कि बेसिकली सेक्स करने से मल्टीपल पार्टनर्स के साथ ही होती है। यूजुअली रेड लाइट एरियाज की लेडीज के अंदर ये बहुत होती है क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं वो। सोचो एक लेडी है,
उसने किसी ऐसे पार्टनर के साथ किया जिसको एसटीडी था विदाउट प्रोटेक्शन, अब उसने किसी और मेल के साथ करा, उसको भी हो गया, उस मेल ने फॉर एग्जांपल किसी लेडी के साथ किया, उसको भी हो गया। तो ये पूरी चेन पे चेन आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। और एसटीडीज कैन बी एक्चुअली फेटल। एसटीडीज ऐसी चीज है जो कि बहुत फेटल हो सकती है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं किसी के लिए भी। तो आपको आ सकता है व्हाट आर एसटीडीज? एसटीडीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस दैट आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड भी नहीं कह सकते, इट गोज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म, यूजुअली थ्रू मेटिंग और कॉपुलेशन, या फिर थ्रू यूजिंग सिमिलर सिरिंजेस, नीडल्स, ठीक है। इन सब चीज़ों के कारण हो सकती है। आपको आ सकता है कि इसके अंदर बताओ एक बैक्टीरियल एसटीडी। बैक्टीरियल एसटीडी मतलब एक ऐसा एसटीडी जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया हो। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का मतलब है जो कॉज कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल लिख लो एक बार, एक अपने नोट्स में लिखना, नोटबुक वाले नोट्स में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एग्जांपल है गोनोरिया, बैक्टीरियल एसटीडी। हेडिंग लिखना हो क्योंकि तुम्हें आता है नेम टू बैक्टीरियल एसटीडीज और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल एसटीडी। लिखो गोनोरिया, GONORRHOEA, GONORRHOEA, गोनोरिया। एंड सिफिलिस, SYPHILIS। और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है जो वायरस से हो रही हो। वायरल में एग्जांपल लिख लो एड्स, HIV, वॉट्स, ये वायरल एसटीडी। वायरल एसटीडी। ये वॉट्स क्या है? एक एसटीडी है बच्चे, ठीक है। इफ देयर इज फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल एक्टिविटी एट अ वेरी यंग एज, तो चांसेस है कि अगर लड़की जो बहुत यंग है वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो प्रेगनेंसी इज इटसेल्फ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, ठीक है। पार्चुरेशन अपने आप में बहुत 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 पेनफुल प्रोसेस है, तो हो सकता है वो लड़की भी हैंडल ना कर पाए, तो उस केस में डेथ भी हो जाती है। ऐसे हम लोगों ने बहुत फीमेल देखी है, स्पेशली वो रेप जिनके हो जाता है, कई लड़कियों के, छोटे लड़कियों की, और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बच्चों को पता नहीं लगता है क्योंकि वो बहुत छोटा है, क्योंकि इतना एजुकेशन नहीं है। विलेज वाली एरियाज में देख लो, रूरल एरियाज में इतनी नहीं एजुकेशन अभी इन चीज़ों के बारे में, इतनी खुल्लम खुल्ली, जैसे मैं आपसे नॉर्मली बात कर रही हूँ इस चीज़ को लेके, वो नहीं कर सकते हैं वहाँ पे टीचर्स। वहाँ पे बस ऐसे स्टेपल करवा देंगे पेजेस को, कहेंगे रीड करना है, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, ये क्वेश्चन आंसर याद करा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इतनी खुली एजुकेशन नहीं है, जैसे मैं आपसे नॉर्मली बात कर रही हूँ, आप मुझसे कुछ कोई पूछ लोगे तो मैं आपको ईजिली जवाब दे दूँगी, तो वो चीज़ें वहाँ पर नहीं है, और उसी चीज़ों के कारण ये सब हो रहा है। पीयर प्रेशर के अंदर, अब जैसे यूजुअली मतलब मैं आपको अपनी मतलब उसमें बताती हूँ, मेरी नोन मतलब जो घर पे काम करते थे हमारे, वो जो लड़का था उसकी 15 साल में, 14-15 साल में तो शादी हो गई थी, और उससे 2 साल छोटी उसकी वाइफ थी। तो वो जो अभी भी चल रहा है, वो जो कहते हैं ना कि बाल विवाह वाली जो है, वो अभी भी चल रहा है। उसमें क्या वो बताती कि मैं तो हूँ 18 साल की, वो 14 साल की बच्ची कहेगी कि मैं 18 साल की। तो उससे क्या है, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं। उसके बाद एसटीडीज वगैरह की प्रॉब्लम के अलावा प्रेगनेंसी पूरी रिस्क पे रहती है, लड़की की जान को भी रिस्क होता है और बच्चे की जान को भी रिस्क होता है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सही टाइम पर ये सब चीज़ें हों। नेक्स्ट है कि अगर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हो भी रही हैं, सो वी कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी, क्योंकि हैविंग अ बेबी और अ नॉट इज टोटली द चॉइस ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। ये पेरेंट की अपनी चॉइस होती है, मदर और फादर की, और लेडी की अपनी पूरी चॉइस होती है, उसकी पूरी बॉडी उस चीज़ पे सफर करने वाली है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए देयर आर सम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस व्हिच कैन बी यूज्ड। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर भी रहे हैं तो भी क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेल और फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड। फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड। इसके अंदर क्या होगा कि मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के एग से कभी फ्यूज ही नहीं कर पाएगा।
अब वो क्यों नहीं फ्यूज़ कर पाएगा, ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। या तो हम ऐसा करें कि कुछ ऐसा हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज बेसिकली एक बैरियर के जैसा एक एक्ट कर रहा है। एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने दे रहा। फर्टिलाइजेशन मतलब इन दोनों की फ्यूजन नहीं होने दे रहा। फ्यूजन कैसे नहीं होने दे रहा? या तो ऐसा हो जाए कि जो स्पर्म है वो फीमेल तक पहुंचे ही ना, पहुंच गया तो वो मर जाए, डाई हो जाए, दे में डाई, ऐसा कोई डिवाइस यूज कर लो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। पहला कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज हार्मोनल मेथड्स। पहले हमारे पास कौन से हैं? हार्मोनल मेथड्स। ये आप लिखेंगे मेरे साथ नोट्स में, ठीक है। पहला है हार्मोनल मेथड्स, जिसके अंदर पहला आता है हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पेपर के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस पे बढ़ चढ़ के क्वेश्चन आ जाता है, तो प्लीज आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। पहला है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो यूजुअली ये क्या होती है? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, आपने पढ़ा कि कल की क्लास में हमने ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बात करी। तो ये ना क्या करते हैं, ये ऐसी पिल्स होती है जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होती है, और वो हमारे हार्मोन्स को बिल्कुल ऊपर नीचे कर देती हैं, और प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन नहीं रहती। आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन बहुत हाई लेवल में चाहिए होगा जब प्रेगनेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स को ना चेंज कर देती हैं बॉडी के अंदर, जिससे प्रेगनेंसी रह ही नहीं पाती है। तो ये क्या क्या कर सकते हैं? या तो ये ओव्यूलेशन रोक देंगे, ओव्यूलेशन मतलब एग का रिलीज होना था, तो एग रिलीज होना बंद हो जाएगा उस टाइम के लिए, या तो ये ओव्यूलेशन को रोक देंगे, या फिर ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है ना उसको पहले ही तोड़ देंगे। अब तोड़ देंगे तो वो कुशन जैसा स्ट्रक्चर नहीं है ना, एंडोमेट्रियम नहीं है, उसको एम्ब्रियो को स्टेबल करवाने के लिए, इम्प्लांट करवाने के लिए। डन? सोना नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ। तो सबसे पहला है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दीज आर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स व्हिच आर टेकन। अभी अलग अलग टैबलेट्स होती हैं आपको जो मार्केट के अंदर मिल जाएंगी केमिस्ट की शॉप पे। जैसे कि एग्जांपल है आपके पास, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जांपल है सहेली। सहेली एक ना वीकली पिल है, मतलब वीक्स में लेनी होती है, इसकी डोजेज होती है। वीकली पिल है सहेली, जो कि अगेन ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देगी, यूट्रस की वॉल को शेड कर सकती है, अपने अपने तरीके से एक्ट करती है। फर्टिलाइजेशन एट द एंड प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली, प्रेग्नेंट लेडी नहीं ले रही है, ये बिफोर सेक्स भी लिया जा सकता है, ठीक है। सहेली। इसके अलावा है आईपिल। आईपिल एक टाइप ऑफ इमरजेंसी टैबलेट है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेडी ने किसी मेल के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर ली, ठीक है, एंड उसको ऐसा लगता है कि स्पर्म उसकी बॉडी में रिलीज हो चुका है, तो वो क्या करेगी? आईपिल ले लेगी विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। 72 आवर्स के अंदर अंदर वो ये पिल ले लेगी। उससे क्या होगा कि उसका जो जाइगोट फॉर्मेशन है वो होगा ही नहीं, प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी, ठीक है। सहेली है, आई पिल है हमारे पास, एक माला डी पिल भी होती है। कोई भी दो नाम याद कर लेना, समझ आया? कोई दिक्कत? माला डी, ठीक है। हमारे पास वीकली होती है, मंथली होती है, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले ली जा सकती है जिससे लेडी का एग रिलीज होगा उस महीने क्लियरली। कई हो सकती है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद ली जाती हैं, जैसे कि आईपिल हो सकती है। सहेली है हमारे पास, ये तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है हमारे पास सहेली। डन। तो हमने क्या बोला? सबसे पहले हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर कि किस तरह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, मल्टीपल पार्टनर्स को अवॉइड करना चाहिए, सिरिंजेस सेम नहीं यूज़ करनी चाहिए हम लोग को, नीडल सेम नहीं यूज़ करनी चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स बेसिकली टावल्स नहीं यूज़ करने चाहिए। ये सब STDs को चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है। STDs आर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो यूजुअली कॉपुलेशन के टाइम पर एक फीमेल से दूसरे मेल में या एक मेल से दूसरे फीमेल के अंदर चली जाती हैं, ट्रांसमिट होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि STDs के एग्जांपल बैक्टीरियल पढ़े कुछ हम लोगों ने, से गोनोरिया, सिफिलिस और हमने गोनोरिया पढ़ा। फिर वायरल हमने पढ़ा जैसे कि एड्स, वॉट्स, HIV, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि स्पर्म और एग की फ्यूजन को रोक देंगे, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर देंगे किसी ना किसी तरीके से। इससे सबसे पहले एग्जांपल है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये एक ऐसी मेडिसिनल ड्रग्स होती हैं जो कि फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन को रोक सकती हैं,
या फिर क्या करेंगी, यूट्रस की वॉल को तोड़ देंगी। अलग अलग तरीके से ये काम कर सकती हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल है हमारे पास आई पिल, जो कि 72 आवर्स ऑफ अनप्रोडक्टिव सेक्स में ली जाती हैं। सहेली हो सकती है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, माला डी हो सकती है इसके अंदर। दीज आर बेसिकली ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स। ये पहला पार्ट था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दूसरा पार्ट है, शांभवी आप सुन रहे हो बच्चा? क्लास में मुनाज आपने कैमरा नहीं ऑन कर रखा? यस मैम मैं ट्रैवल कर रही थी तो इसलिए आज हम नहीं कर ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। दूसरा लिखना आईयूडीज। ये पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ आईयूडीज। आईयूडीज आर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो यूट्रस के अंदर ये इम्प्लांट कर दिए जाते हैं डिवाइसेस, इसलिए इनको इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस बोला जाता है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। हमारे पास डिफरेंट तरीके के आईयूडीज हो सकते हैं। हार्मोनल आईयूडीज हो सकते हैं। हार्मोनल आईयूडीज क्या करेंगे, बेसिकली फीमेल की बॉडी के अंदर, ये यूजुअली फीमेल्स के लिए होता है। दिस इज फॉर फीमेल्स। अगेन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज आल्सो फॉर फीमेल, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है सबसे पहले, मतलब अगर प्रेगनेंसी उसी ने होल्ड करनी है इंश्योर। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के एग्जाम्पल में हमारे पास पहला है हार्मोनल है। हार्मोनल में बेसिकली क्या होगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो जाएंगे, या फिर उनके हम कह सकते हैं जो लेवल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे बॉडी के अंदर, प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी उस केस के अंदर। फ़ोन किसका बजा अभी? दे दो बट मैंने स्पेशली बोलता ना साइलेंट करके आना। किसका बजा? दे दो। आगे चलते हैं अपन लोग। आपके सिलेबस में आईयूडीज के अंदर हार्मोनल वाला मतलब नहीं बताया गया आपके एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में आपकी बहुत कम चीज़ें बताई हैं, बट मैं आपको पूरा ये डिटेल में ही करा रही हूँ। बहुत कम ऊपर से दिया हुआ है बस ये। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के अंदर आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉपर टी। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स, बट एक्चुअली ये बेस्ट मेथड है नहीं है, बट हाँ इसको बेस्ट मेथड ही माना जा रहा है, कॉपर टी। IUDs are considered one of the best methods to control pregnancy or one of the best contraceptive methods. Copper T क्या होता है बेसिकली? ऐसे टी जैसा कॉपर जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे टी जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि ऐसे यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट कर दिया जाएगा। यूट्रस की वॉल में क्या कर दिया जाएगा? इम्प्लांट कर दिया जाएगा यूट्रस के अंदर बेसिकली। अभी होगा क्या उससे? कॉपर टी क्या करता है ना, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस को रिलीज करता है। इट रिलीजेस कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। इट रिलीजेस कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। अब हुआ क्या कॉपुलेशन के टाइम पे, और ये ना कॉपर टी जो है खुद नहीं इंसर्ट किया जा सकता। दिस इज इंसर्टेड बाय स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स एंड नर्सेस। डॉक्टर्स एंड नर्सेस ही इसको कॉपर टी को इंसर्ट कर सकती है फीमेल के अंदर, ठीक है। अब ये क्या करेगा कॉपर टी? कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस रिलीज कर देगा। सेक्सुअल प्रैक्टिस हुई, स्पर्म अंदर आया, इसने कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस रिलीज कर दिए। कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस आर एक्चुअली टॉक्सिक टू स्पर्म्स। ये स्पर्म को क्या कर देगा? किल कर देगा उसी टाइम। तो स्पर्म मर के अंदर ही नहीं जाएंगे, काम ही खत्म। आई बात समझ? तो कॉपर टी क्या करते हैं? कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है। ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस जैसे स्पर्म एंटर करता है उनको मार देता है, अनसूटेबल कंडीशंस बना देता है फॉर द स्पर्म टू सर्वाइव। आ गई बात समझ? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये था कॉपर टी। समझ आ रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। इसके अलावा और हो सकते हैं हमारे पास आईयूडी, जैसे कि कुछ इम्प्लांट्स हो सकते हैं हमारे पास, कुछ पैचेस एंड ऑल हो सकते हैं हमारे पास, इंजेक्शन हो सकते हैं। इम्प्लांट बेसिकली क्या होता है ना, ये ना स्किन के अंदर डाल दिए जाते हैं। आपकी जो यूजुअली फीमेल होती है ना उसकी स्किन के अंदर डाल दिए जाते हैं, और वो हार्मोन पूरे टाइम रिलीज करते रहते हैं। ठीक है। आपके सिलेबस में एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ यही करना है, आपने यही करना है, यही इंपॉर्टेंट है। पर कॉपर टी की प्रॉब्लम क्या है? हाँ वही बताने लगी। तो कॉपर टी वैसे तो बेस्ट मेथड माना जाता है, बट कॉपर टी एक्चुअली में अच्छा मेथड नहीं है फीमेल के लिए। देखो मेल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेल का जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है उसने पहुंचना ही नहीं है यूट्रस तक, तो वो वजाइनल एरिया तक ही रुक जाएगा। ठीक है। इसने यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होना है,
आई बात समझ? तो ये यूट्रस तक तो मेल्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट फीमेल को प्रॉब्लम हो सकती है। फीमेल के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, और कई बार ये भी चांसेस हैं कि कॉपर टी कुछ टाइम बाद अपने आप रिमूव हो जाए, अपने आप गिर जाए। आगे बात समझ? वो बहुत छोटा डिवाइस होता है, ये बहुत छोटा। आई बात समझ? तो कॉपर टी इज नॉट एक्चुअली अ वेरी गुड मेथड, बट इसको बेस्ट मेथड माना गया क्योंकि इससे मैक्सिमम चांसेस प्रेगनेंसी के खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉपर टी इतना अच्छा मेथड इसीलिए नहीं है क्योंकि ये पहली चीज़, ये इरिटेशन कॉज कर सकता है फीमेल के अंदर, ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है फीमेल को इरिटेबिलिटी होएगी मेजरली, मेल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों के पास बैरियर मेथड। समझ आ गया? कोई दिक्कत कुछ पूछना तो? नेक्स्ट है हमारे पास बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के अंदर हमारे पास सबसे पहला बैरियर मेथड क्या होता है? इट कैन बी वोन ओवर द कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ द मेल इन केस इट इज फॉर मेल्स, एंड फीमेल्स के अंदर भी ये इम्प्लांट किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है फीमेल्स के लिए भी। इसके अंदर एग्जांपल है मेल कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स, vaginal rings and diaphragms। आपके एनसीईआरटी में कॉन्डम्स के बारे में लिखा है, डायफ्रेगम्स के बारे में लिखा है, वजाइनल रिंग्स के बारे में लिखा है। ठीक है, तो मेल कॉन्डम कैसे काम करेगा? इट इज बोन ओवर द कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ द मेल्स, एंड उससे क्या होगा, स्पर्म जो रिलीज हो भी रहा है वो फीमेल तक तो पहुंचेगा ही नहीं, वो इसी बैरियर मेथड के अंदर, उसी कॉन्डम के अंदर रह जाएगा। तो वो स्पर्म कभी गया ही नहीं अगर फीमेल तक, तो उसके अंदर कोई प्रेगनेंसी के चांसेस ही नहीं बनेंगे। एक्चुअली दिस शुड बी द बेस्ट मेथड, बट ये इतना अच्छा मेथड इसलिए नहीं कंसिडर हुआ जाता क्योंकि इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि कई लोग अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है बैरियर मेथड के अंदर। बाकी ऐसा जितनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। आजकल फ्लेवर्ड कॉन्डम्स का भी प्रॉब्लम आता है क्योंकि वो फीमेल के अंदर इरिटेबिलिटी कॉज कर देते हैं, कोई ना कोई इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं वहाँ पर, तो ये सब रीजन हो सकते हैं। बट वैसे बैरियर मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से बेस्ट मेथड आईयूडी रहता है, आप 11th-12th में भी पढ़ोगे बेस्ट मेथड आईयूडी है, बट आईयूडी की अपने आप में डिसएडवांटेजेस फीमेल के लिए बहुत है। हम आईयूडी को फिर मैम अच्छा बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि वो प्रेगनेंसी अवॉइड बहुत अच्छे से कर देता है। ठीक है, वो स्पर्म को किल ही कर देता है, काम ही खत्म करता है। ठीक है, और वो जब चाहे वो रिमूव करवाया जा सकता है डॉक्टर्स से। ठीक है, बैरियर मेथड के अंदर 1% चांस रहता है कि व्हाट इफ अगर वो बैरियर जो है वो फट जाए या फिर कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए उसके अंदर। डन। तो ये था बैरियर मेथड के अंदर मेल कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स एंड डायफ्रेगम्स के बारे में। ये क्या प्रिवेंट करते हैं? जो मेल का स्पर्म है वो फीमेल के यूट्रस या फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंच ही नहीं पाता। डन। आगे चले हम। नेक्स्ट है आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड ना एक वन टाइम परमानेंट सॉल्यूशन है, मतलब इसके बाद, और ये एक इरिवर्सिबल सॉल्यूशन है, मतलब इसको वापस आप रिवर्स नहीं कर सकते। आप बैरियर मेथड को रिवर्स कर सकते हो, आप कॉपर टी हार्मोनल मेथड को रिवर्स कर सकते हो, ओरल पिल्स लेके कुछ टाइम बाद वापस बॉडी जो है नॉर्मल हार्मोनल साइकिल पे आ जाती है, तब ठीक कर सकते हो। बट एक बार सर्जिकल मेथड आपने करवा लिया, उसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक। सर्जिकल मेथड्स में दो टाइप्स है हमारे पास। पहला है ट्यूबेक्टोमी, और दूसरा है वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टमी एंड वैसेक्टमी खत्म होने वाला है 2 मिनट। ट्यूबेक्टमी, जब भी वो टमी आ रहा है पीछे, टमी का मतलब होता है कटिंग, सर्जरी, रिमूवल। ठीक है, तो ट्यूबेक्टमी मतलब ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को कट कर देना, सर्जिकली रिमूव कर देना। आई बात समझ? तो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर फीमेल में कौन सा है? याद करो, फेलोपियन ट्यूब। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ये जो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब है ना, दैट इज कट एंड टाइड, इसको कट कर दिया जाता है। अब इसके अंदर होगा क्या? एग तो हर महीने रिलीज हो रहा है, बट वो यूट्रस तक ही नहीं पहुंच रहा है, वो यहीं तक ही नहीं पहुंच रहा है, आगे तक फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं है? आगे बात समझ?
तो मैम वो कहाँ पर जाएगा? कुछ ना कुछ टाइम बाद रप्चर हो जाएगा। इस केस में समझ आ गया आप लोगों को? मैम इस केस में क्या मेंस्ट्रुएशन होती है फीमेल को? हाँ, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन तो इस एंडोमेट्रियम के वॉल के टूटने से भी हो रही है ना। ये तो वॉल हर महीने तैयार हो ही रही है, अब एग ही नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी नॉर्मल साइकिल चलती है, इसमें मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर चलती है। किसी बच्चे ने पिछले सेशन में क्वेश्चन पूछा था, तो फिर मैम अगर ओवरीज रिमूव करा दे तब तो मेंस्ट्रुएशन हो सकती है? नहीं, तब नहीं होगी मेंस्ट्रुएशन, कुछ टाइम बाद वो भी रुक जाएगी। कुछ टाइम हो गया फिर बॉडी को पता लग जाता है, बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कह रही हूँ कि मेंस्ट्रुएशन होगी। कुछ टाइम बाद बॉडी को समझ आ जाता है कि अब मुझे अपने आप को प्रिपेयर नहीं करना है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है वैसेक्टोमी। टोमी का मतलब रिमूवल थ्रू सर्जरी या फिर कटिंग। वैसिक वर्ड किससे रिलेटेड लग रही है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर VAS कौन बोला? वास्ट डिफरेंस। इसमें क्या होता है? वास्ट डिफरेंस को क्या कर देते हैं? इट इज कट एंड टाइट। अब वास्ट डिफरेंस क्या करता था? स्पर्म को कहां तक लेके जाता था? यूरेथ्रा तक लेकर आता था स्पर्म को। देखो टेस्टिस ने स्पर्म बनाए, एपिडाइडिमिस में स्टोर हो रहे थे, वास्ट डिफरेंस इसको लेकर जाता था यूरेथ्रा तक लेके जाता था ना। अब वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया, अब स्पर्म बन भी रहा है, रिलीज भी हो रहा है, पर वो वास्ट डिफरेंस से आगे मूव ही नहीं करता। किसके अंदर? यूरेथ्रा। आ गई बात समझ? रप्चर हो जाता है भी कुछ टाइम बाद। इनकी अपनी हर सेल की अपनी एक लाइफ होती है उस। हाँ सर्जरी ऑफ कोर्स ऐसे थोड़ी काट देंगे पकड़ के, तो वो तो इंजेक्शन दिए जाते हैं उसके लिए, पहले रेस्ट होता है प्रॉपर। ऐसे नहीं कि ऐसे आ गए और चलो हो गया काम खत्म, फिनिश, ओके बाय, ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स इट इज अ पेनफुल प्रोसेस, बट इट इज सुनो बट इसके अंदर प्रॉपर एनेस्थीसिया दिया जाता है। उस टाइम पे नहीं पेनफुल होता, बाद में लगता है थोड़ा। अच्छा, ट्यूबेक्टोमी को और भी नाम दिया जाता है फीमेल स्टरलाइजेशन। वैसेक्टोमी को एक और नाम दिया जाता है मेल स्टरलाइजेशन। मेल स्टरलाइजेशन। ट्यूबेक्टोमी का एक और अब नया नाम ले रहे हैं, एनसीईआरटी में नहीं है बट ये यूज होता है कई जगह पे। आपको अगर कोई पूछ ले तो आप अनपढ़ वाली साउंड ना करना। ट्यूबल लिगेशन। ट्यूबल लिगेशन का मतलब ये होता है कि ट्यूबेक्टोमी कर देना, फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध देना, वो भी डक्ट। डन। ये सारे एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी वाले मेथड्स हैं। इसके अलावा भी जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं उसके अंदर और बहुत मेथड्स यूज होते हैं, जैसे कैलेंडर मेथड हो गया। कैलेंडर मेथड में क्या होता है, फीमेल अपने पीरियड्स का ध्यान रखते हैं कि इस डेट को मुझे लास्ट पीरियड्स आए थे, उसके हिसाब से वो कहती है कि अच्छा इस टाइम पे ओव्यूलेशन के टाइम पे वो अवॉइड करती है कि कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी ना करे। नेचुरल एब्सिस्टेंस हो सकती है। नेचुरल एब्सिस्टेंस इज बेसिकली कि जब मेल के अंदर से स्पर्म रिलीज होने वाला हो, वो कहते हैं कि उस टाइम पे वो अपने कॉपुलेटरी ऑर्गन को विड्रॉल कर ले फीमेल की बॉडी से। ये भी हो सकता है एक मेथड, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली अ वेरी सेफ मेथड, क्योंकि इसके अंदर चांसेस होते हैं कि बाय चांस इन केस रिलीज हो जाएगा स्पर्म, उसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक अदर देन इमरजेंसी पिल्स लेने। आई बात समझ? ऑल्सो इमरजेंसी पिल्स और ओरल पिल्स इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि ऑफकोर्स ये फीमेल की हार्मोनल साइकिल को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा का पूरा उस टाइम पे खराब कर देता है। कई बार फीमेल्स को अगर पीरियड्स नहीं आ रहे होते तो उनको यही वाली हार्मोनल पिल्स दे दी जाती हैं ताकि उनको इमरजेंसी में पीरियड्स आ जाए, बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि उसकी पूरी हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं उस केस के अंदर। बेसिकली होगा क्या, देखो आपको सिंपल एक कहानी समझाऊँ। अगर वो लड़की पिल ले रही है तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी उसकी कुछ टाइम के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, इसका मतलब शी इज नॉट प्रेग्नेंट एनीमोर, उसके एंडोमेट्रियम की वॉल ही शेड ऑफ हो गई है। आगे बात समझ? तो अगर लेडी को प्री पीरियड्स नहीं आते तो एलोपैथिक डॉक्टर्स यूजुअली उनको ये हार्मोनल पिल्स ही सजेस्ट कर देते हैं लेने को, ठीक है, बट दिस इज नॉट द राइट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग की ये सब था। तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के लिए वी हैव वेरियस मेथड्स, बिकॉज अबॉर्शन इज नॉट अ वेरी गुड मेथड। अबॉर्शन जो है इट इज़ नॉट अ गुड मेथड। इसका रीज़न ये है कि ये अलग अलग रीज़न से किया जाता था इंडिया के अंदर। देखो हमारी गवर्नमेंट खुद अबॉर्शंस को कहती है कि कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर अर्ली स्टेजेस पे पता लग जाए कि बेबी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे उसको कोई सिंड्रोम है। सिंड्रोम्स के बारे में यूजुअली पता नहीं लग पाता, जैसे कोई उसकी हाथ पैर सही से डेवलप नहीं हो रहे, हमें पता है कि वो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चा है। उस केस के अंदर
जो डॉक्टर्स हैं वो पहले ही बोल देते हैं पेरेंट्स को कि आपको अगर अबॉर्शन करवाना है तो आप करवा लो, बिकॉज द बेबी इज नॉट नॉर्मल इन दैट केस, तो दैट इज लीगल। वो फिर टोटल पेरेंट्स की चॉइस होती है। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है इन वेरी अर्ली मंथ्स में वो कह रहे हैं कि वो बच्चा जान ले सकता है, मतलब इन शॉर्ट बच्चा जान ले सकता है। इन शॉर्ट कह रही हूँ कि वो प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा रिस्की हो गई है फीमेल के लिए, फीमेल नहीं होल्ड कर पा रही है बेबी को। अगर वो प्रेग्नेंट और रहती है तो या तो उसको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर बच्चा मर जाएगा, दोनों तो रह ही नहीं सकते किसी केस में। बहुत अर्ली मंथ्स में ये बात, जैसे पहले दूसरे महीने में ही पता लग रहा है, उस केस में हो जाता है अबॉर्शन, करवाया जाता है। नेक्स्ट, अबॉर्शन करवाया जा सकता है जब रेप केसेस होते हैं। रेप केसेस के अंदर इन केस द फीमेल इज़ द विक्टिम, उस केस में भी गवर्नमेंट पूरा फीमेल को ही अलाउंस देती है कि वो अबॉर्शन करवा सकती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अबॉर्शन एंड मिसकैरेज। अबॉर्शन जो है वो अपनी विल से करवाया जाता है, बट मिसकैरेज जो है वो अपने आप बाई चांस हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, बेबी होल्ड नहीं कर पाई, यूट्रस नहीं होल्ड कर पा रही है, उस केस में होता है। अबॉर्शन एक और केस में हो सकता है कि अगर बेबी बाई चांस डेवलप हो रहा है पर 7वें 8वें महीने में ऐसा हो कि बेबी अंदर सर्वाइव नहीं कर पाया फीमेल के वूम्ब के अंदर, उस केस के अंदर भी जो अबॉर्शन है वो करवाया जा सकता है। बट अबॉर्शन इटसेल्फ इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। उसके अंदर फीमेल की बॉडी के अंदर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर लिया जाता है और वैक्यूम पंप से यूजुअली ऑर्गन्स को खींचा जाता है, तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है अबॉर्शन का भी, ठीक है। एंड उसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड, साइड का मतलब होता है साइड का मतलब होता है किलिंग। तो पहले क्या होता था, ये माना जाता था कि जो मेल्स हैं वो ही हायरार्किकल प्रोसेस आगे करेंगे, मतलब वही वंश हैं पूरी की पूरी सोसाइटी का, परिवार का। तो इसलिए जो अगर ये डिटेक्ट कर लिया जाता था कि वो फीमेल है तो उसको किल कर दिया जाता था। तो फीमेल फीटिसाइड, फीमेल के फीटिस को ही किल कर देना, दैट वाज फीमेल फीटिसाइड, बट इट इज़ टोटली इलीगल नाउ। एंड इसीलिए सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो इलीगल। सेक्स डिटर्मिनेशन पूरा का पूरा इलीगल प्रोसेस है। आप जो डॉक्टर से जाकर ये नहीं पूछ सकते हो कि जो फीमेल प्रेग्नेंट है उसके पास इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट विद अ मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड, मतलब बाहर के देशों में होता है जेंडर रिवील वाला, बट अब यहाँ पर इंडिया के अंदर कोई जेंडर रिवील नहीं होता, ठीक है। वो अलग बात है कि चलो आप 2 नंबर में कितना जो मर्जी काम करवाओ, बट दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, इलीगल है। डॉक्टर का पूरा लाइसेंस हमेशा हमेशा के लिए कट सकता है, फाइन अलग पे करेगा, जेल अलग जाएगा, और जिसने पूछा है वो पूरा सिस्टम भी जाएगा, ठीक है। तो ये सब फीमेल फीटिसाइड को रोकने के लिए हुआ था, ठीक है, ताकि मेल टू फीमेल सेक्स रेशो ठीक रहे। सेक्स रेशो सही है, इसका मतलब है कि मेल्स टू फीमेल्स रेशो सही है। ऐसा नहीं है कि मेल्स बहुत ज़्यादा हो गए सोसाइटी में, फीमेल्स है ही नहीं है, ठीक है। मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। कोई भी आगे जनरेशन बनाए तो मेल और फीमेल की इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाली है उसकी, ठीक है। सो विद दिस वी हैव completed our chapter, how do organisms reproduce.